पिछले वीडियो में मैंने साइकिल चलाने के लिए ये स्टर्लिंग इंजन बनाया था। क्या वो अपने आप चल रहा है? वो चल रहा है। और जब मैं इसे चलाने के लिए बहुत उत्साहित था तब इसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। However, जैसे किसी भी इंजीनियर की तरह उनके बारे में बाद में और बताएंगे। पिछली वीडियो में मेरी मुख्य समस्या थी कि गर्म हवा पिस्टन को पर्याप्त नहीं धकेल रही थी, जिसे छोटे क्रैंक ऑफसेट से अस्थायी रूप से हल किया गया। जब मैंने इंजन डिजाइन किया, मेरी गणनाओं में ये पर्याप्त विस्तार दिखा था। तो फिर ये सारी हवा कहाँ जा रही है? इस सिलेंडर के अंदर डिस्प्लेसर पिस्टन हवा को इंजन के गर्म और ठंडे हिस्सों के बीच धकेलता है, और ये जरूरी है कि इस पिस्टन के अंदर की जगह पूरी तरह से एयर टाइट हो, जो कि अभी नहीं है। इसे सुधारने के लिए मैंने डिस्प्लेसर की नई बॉटम प्लेट डिजाइन करे हाई टेम्परेचर एपॉक्सी से स्टेनलेस स्टील कप से जोड़ने से एयर टाइट सील बननी चाहिए। जहां ये आउटपुट शाफ्ट से जुड़ता है वहां अभी भी एक छोटा सा छेद है, लेकिन जब इसे बोल्ट से जोड़ दिया जाएगा तो ये छेद भी सील हो जाएगा। मैंने मुख्य पावर सिलेंडर हटाया और सिलेंडर होनिंग टूल खरीदा, जिससे मशीनिंग लाइनों को स्मूथ किया जा सके। ये सिलेंडर की दीवार पर महीन क्रॉस हैच पैटर्न बनाता है, जिससे तेल लगाने पर ल्यूब्रिकेशन बेहतर होता है। मैंने मशीनिंग करके एक नया पिस्टन बनाया है जो TPU 3D प्रिंटेड कप सील्स के लिए खास डिजाइन किया गया है और कम घर्षण में बेहतरीन सीलिंग देता है। इसे पिस्टन पर टेफ्लॉन रिंग से क्लैंप किया गया है जो सिलेंडर के अंदर चलेगी। तो इंजन से जुड़े पुराने बड़े क्रैंक के साथ जो पहले काम नहीं करता था, क्या यह अब नई मॉडिफिकेशंस के साथ चलेगा? अब ये ना सिर्फ अपेक्षित विस्तार के साथ चल रहा है, बल्कि बड़े क्रैंक ऑफसेट का मतलब है ज्यादा टॉर्क आउटपुट, और ये ज्यादा RPM पर भी घूम रहा है। हालांकि पावर बनाने के लिए हवा का विस्तार ही काफी नहीं, उसे ठंडा कर संकुचित भी करना पड़ता है, जो इंजन के इस हिस्से का काम है। इसलिए एयर कूलिंग फिन्स और वाटर कूलिंग पाइप्स लगाए गए हैं। पानी सिर्फ रियर इंजन ब्लॉक को ठंडा करता है, क्योंकि इसे इंजन के इस हिस्से से एक छोटी गैस्केट द्वारा अलग किया गया है। जब स्थिर परीक्षण होते हैं, एयर कूल सेक्शन को ठंडा रखना मुश्किल होता है। मैंने इसे इंजन से निकालकर ब्लॉक के नीचे वाटर कूलिंग चैनल्स बनाए, जो पूरे ब्लॉक को समान रूप से ठंडा तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी मदद करेंगे। साथ ही जैसे ही हवा ठंडी होती है, वह सिकुड़कर इंजन में वैक्यूम बना देती है। कप सील्स तभी काम करते हैं जब एक तरफ दबाव पड़ता है, जिससे कप फैलकर सिलेंडर की दीवारों को सील कर लेता है। अगर इधर वैक्यूम है तो हवा सील के पार आसानी से निकल जाएगी। मैंने पिस्टन में 2 कप सील्स उल्टी दिशाओं में लगाई हैं ताकि वैक्यूम में भी सीलिंग बनी रहे। ये डबल एक्टिंग पिस्टन सील इंजन को आसानी से स्टार्ट करने में मदद करती है, क्योंकि हवा सिकुड़ने पर वैक्यूम बनता है। पिस्टन को कंप्रेशन के खिलाफ संघर्ष नहीं करना पड़ता और इसे बस दोनों दिशाओं में खींचा और धकेला जाता है। हमें 100 RPM और मिल गए हैं। अब तक मैंने हवा के गर्म और ठंडा होने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि हर चक्र में हवा को गर्म करना और फिर अतिरिक्त गर्मी को पानी से ठंडा करने वाली व्यवस्था के जरिए बाहर निकालना बहुत ही अक्षम है। रीजेनरेटर से ऊष्मा ऊर्जा का कुछ हिस्सा पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये उतना जटिल नहीं है, क्योंकि रीजेनरेटर सिर्फ उच्च सतह क्षेत्र वाला ऊष्मा संचालक पदार्थ है, जैसे महीन स्टील जाली जो इंजन के गर्म ठंडे हिस्सों के बीच रखी जाती है और हवा को उसके बीच से गुजरना पड़ता है। गर्म हवा डिस्प्लेसर पिस्टन के चारों ओर बहकर अपनी ऊष्मा जाली में छोड़ती है, जिससे जाली गर्म और हवा ठंडी हो जाती है। फिर जब वो पूरी तरह से ठंडे हिस्से से ठंडी हो जाती है तो वो वापस रीजेनरेटर जाली से होकर गुजरती है, जो उसे फिर से गर्म कर देती है, क्योंकि वो अपनी पहले जमा की गई कुछ ऊष्मा ऊर्जा को फिर से अवशोषित कर लेती है और इस तरह उस ऊष्मा का पुनः उपयोग करती है जो अन्यथा बाहर की हवा में खो जाती। इसका मतलब है कि हवा को गर्म करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ठंडे हिस्से द्वारा कम ऊष्मा हटानी पड़ती है। परंपरागत रूप से ये रीजेनरेटर सामग्री इंजन सिलेंडर में स्थिर रहती थी। मैं इसे डिस्प्लेसर पिस्टन के बाहर लगाना चाहता हूँ, जो वही काम करता है। इसके लिए मैंने डिस्प्लेसर पिस्टन के बाहर लपेटने को पतली सिलिकॉन शीट काटी, जो रीजेनरेटर सामग्री को डिस्प्लेसर से इंसुलेट करेगा, पिस्टन को पकड़ने देगा और फिसलने से रोकेगा। फिर मैंने कुछ महीन स्टेनलेस स्टील की जाली खरीदी, जिसे मैं आकार में काट सकता हूँ और सिलिकॉन शीट के चारों ओर लपेट सकता हूँ, और इसे जगह पर बांधने के लिए तांबे के तार का इस्तेमाल किया।
क्या इतनी साधारण बदलाव इंजन के प्रदर्शन में बड़ा फर्क ला सकता है? ठीक है, इसे फिर से इंजन में लगाकर देखते हैं। अब इंजन 588 आरपीएम पे चल रहा है, जबकि पहले ये 326 आरपीएम पे था। मैं हैरान हूँ कि सिर्फ थोड़ी सी स्टेनलेस स्टील की जाली जोड़ने से प्रदर्शन में इतना बड़ा सुधार कैसे आ सकता है। हालांकि इसकी आवाज़ बिल्कुल सही नहीं लग रही, कम से कम एक स्टर्लिंग इंजन के लिए ये लगभग एक कंबोशन इंजन जैसा लग रहा है, जबकि इसमें कोई दहन नहीं हो रही, कम से कम अंदरूनी तौर पर। इंजन धीमा होते ही मैंने देखा कि क्रैंक बोल्ट ढीला था, जिससे शायद खटखट की आवाज़ आ रही थी। साथ ही मैंने पावर पिस्टन से जुड़ी शाफ्ट में भी हिलना डुलना देखा। प्रोजेक्ट के पहले हिस्से में मैंने टेफलॉन बुशिंग लगाई थी ताकि शाफ्ट सुचारू रूप से चल सके, लेकिन उसमें ढीलापन था तो लीनियर बेयरिंग लगाई। अब उसमें भी थोड़ा ढीलापन आ गया है। आखिर मैंने कई ब्रांड्स के महंगे उच्च गुणवत्ता वाले बेयरिंग्स और प्रेसीजन शाफ्ट्स मंगवाए, लेकिन उनमें भी कुछ ढीलापन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें शाफ्ट के साथ स्मूथ मूवमेंट के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इस दिशा में कम ढीलापन रहता है। मुझे कम रोटेशनल ढीलापन चाहिए, जिसे आमतौर पर 2 बेरिंग से हल किया जाता है। मेरी इंजन डिजाइन में इसकी जगह नहीं है, इसलिए मुझे खुद का लीनियर बेरिंग बनाना होगा। मैंने एक छोटा पार्ट मशीन किया जिसमें 4 थ्रेडेड होल्स हैं, जिन पर छोटे बॉल बेरिंग्स लगा सकता हूँ। इससे वी आकार की चैनल बनेगी जिस पर शाफ्ट आसानी से चलेगा, और मैं इसे इंजन की बैक प्लेट पर लगा सकता हूँ। एक और बेरिंग ब्लॉक में 2 बेरिंग्स जोड़कर शाफ्ट को एक ही एक्सिस पर सैंडविच किया जा सकता है, और ढीलापन लगभग खत्म हो गया है। टेस्ट से पहले मैंने रीजनरेटर का मटेरियल जांचना चाहा, लेकिन सिलेंडर हटाते ही साफ दिखा कि कोई समस्या है। इंजन के अंदर एक अजीब सा सफ़ेद पाउडर था जो शायद सिलिकॉन शीट से आया था, और वो हर जगह फैला हुआ था। जाली हटाने के बाद लगा कि सिर्फ सिलिकॉन का ऊपरी हिस्सा ही जला है, क्योंकि वो हॉट कैप के पास था। इसलिए मैंने जला हिस्सा काट कर रीजनरेटर छोटा कर दिया। मैंने खोए मटेरियल की भरपाई के लिए जाली की मोटाई दोगुनी कर दी। हालांकि इस इंजन को चलाने के लिए ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करना अच्छा काम करता है, लेकिन ये काफ़ी तेज़ आवाज़ करता है, जिससे स्टर्लिंग इंजन की शांत प्रकृति खराब हो जाती है। इसलिए मैं एक ज़्यादा स्थायी बर्नर बनाना चाहता था जो इतना तेज़ आवाज़ न करे। मेरा सुझाव है कि तांबे की शीट से हाई सरफेस एरिया हीट सिंक बनाएं, ताकि ये आग से गर्मी इंजन के हॉट साइड तक पहुंचा सके। हीट सिंक में 5 प्लेटें हैं, जिनमें कई मशीन से बने छेद हैं जो गर्मी को गुजरने देते हैं। हर प्लेट के छेद थोड़ा हटकर हैं, ताकि गर्मी को सीधा रास्ता ना मिले और वह अधिकतम तांबे में संचारित हो। इसे सीधे इंजन के हॉट एंड पर पोल्ट किया जा सकता है। शुरुआती परीक्षण के लिए मैंने छोटा मिथाइलेटेड स्पिरिट बर्नर खरीदा है, ताकि देख सकूं क्या ये इंजन चला सकता है। कुछ देर बाद तांबा ऑक्सीडाइज होकर अपनी चमक खोने लगा और इंजन अभी तक चलने लायक पर्याप्त गर्म नहीं हुआ था। मैंने इंजन में फायर प्रूफ वेल्डिंग ब्लैंकेट लगाकर तापमान बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त गर्म नहीं हुआ। फिर मैंने खुद का बर्नर बनाने के लिए अल्कोहल बर्नर की बाती खरीदी और पानी गर्म कर कुछ परीक्षण किए। पानी के तापमान में हुई बढ़ोतरी मापकर मैंने एक बाती के लिए औसतन 200 वॉट से थोड़ी अधिक लौ से बनी ऊष्मा ऊर्जा का हिसाब लगाया। मैंने स्टील के टिन से कस्टम बर्नर बनाया, उसमें 4 विक लगाए और मिथाइलेटेड स्पिरिट्स भरी ताकि 800 वॉट की गर्मी मिल सके, और उस टिन में मिथाइलेटेड स्पिरिट्स भर दिए। कॉपर हीट सिंक को भी इंसुलेट करने के बाद इंजन का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ सका। अब हमारे पास एक और समस्या है, उसका कुछ हिस्सा उस चीज़ के ऊपर जल रहा है। आग बुझाने के बाद मैंने इंजन घुमाने के लिए बर्नर में थोड़ी और मिथाइलेटेड स्पिरिट्स डाली और गर्म करना जारी रखा, और जब इंजन का हॉट साइड 240 डिग्री सेल्सियस पर था तो इंजन चलना शुरू हो गया। मुझे संतोष है कि एक ओर आग की लपट है और दूसरी ओर हवा के गर्म व ठंडा होने से गति पैदा होती है, लेकिन शक्ति उत्पादन में ये एक कदम पीछे भी लगता है। तो इससे पहले कि मैं इस चीज़ के लिए एक सही बर्नर बनाने में और समय लगाऊं, मेरा मानना है कि मैं वापस उसी भरोसेमंद ब्लो टॉर्च पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंजन चलाने के लिए पर्याप्त गर्मी पैदा करता है। मैं जो सोच रहा हूँ वो बस इसे बाइक के सामने इस तरह लगाना है, जो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन शुरुआती टेस्ट राइड्स के लिए ये ठीक रहेगा।
मुझे क्लच सिस्टम बनाना होगा ताकि फ्लाईव्हील की जगह लेकर रियर व्हील चला सकूं। साथ ही पूरी वाटर कूलिंग उसकी इंटीग्रेटेड पंप और रेडिएटर के साथ लगानी है ताकि देख सकें क्या ये बाइक चला पाएगा। अगर ये काम करता है तो मैं इसे ऑप्टिमाइज करने और बर्नर सही चलाने में और समय लगा सकता हूँ। मैंने बर्नर और सिलेंडर हटाए ताकि कॉपर हीट सिंक्स दिखे, जो अच्छा नहीं लग रहा था। उसे हॉट कैप से हटाने के बाद मेरे मन में विचार आया कि शायद मुझे हॉट साइड का इंटरनल सरफेस एरिया बढ़ाना चाहिए ताकि हवा और बेहतर गर्म हो सके। दुर्भाग्य से स्टेनलेस स्टील कैप में मशीनिंग बहुत कठिन है। मेरे पास एक आसान आइडिया था कि उसी वायर मेश को काटकर जो रीजनरेटर में था कैप के अंदर टैप से लगा दूं। ये शायद मशीनिंग करके बनाए गए हीट सिंक जितना अच्छा ना हो, पर आसान बदलाव है और कोशिश करने लायक है। मैंने एक ब्रैकेट डिजाइन किया है जो ब्लो टॉर्च हैंडल और बाइक फ्रेम पर क्लैम्प करता है। हमारे पास टॉर्च नोजल को इंजन के हॉट कैप के पास रखने का सही एंगल है, जो थोड़ा अजीब दिखता है, लेकिन इससे मुझे इसे पकड़ना नहीं पड़ता। अगला कदम क्लच बनाना था, जिसके लिए नया फ्लाई व्हील 3D प्रिंट किया और वजन बढ़ाने को बोल्ट्स लगाए। क्लच मटेरियल के लिए मैंने नाइट्राइल रबर बॉन्डेड कॉर्क खरीदा है, जो अच्छी फ्रिक्शन देगा और इसकी एक साइड पर चिपकने वाला पदार्थ है, जिससे यह फ्लाई व्हील पर आसानी से चिपक जाएगा। फिर दूसरे क्लच प्लेट के लिए मैंने सैंड पेपर इस्तेमाल करने का फैसला किया है, क्योंकि ये सस्ता है और रबर कॉर्क के मुकाबले बहुत कम दबाव में भी बेहतरीन ग्रिप देता है। सैंड पेपर डिस्क काटने के बाद मैं उसे डबल साइडेड टेप से क्लच प्लेट पर चिपका सकता हूँ। हाँ, ये क्लच असली इंजन क्लच जितनी पावर नहीं संभालेगा, पर स्टर्लिंग इंजन की पावर आउटपुट के लिए ठीक रहेगा। इन दोनों प्लेट्स को एक छोटे लीवर से दबाया जा सकता है, जो मैंने क्लच माउंट में डिजाइन किया है और केबल से चलेगा। एक बार असेंबल होने के बाद प्लेटों के बीच एक छोटी स्प्रिंग के साथ क्लच को बाइक के फ्रेम पर लगाया जा सकता है। मैं ट्यूबिंग हैंडल बार तक ले जा सकता हूँ, जहाँ सिंपल अंगूठे से कंट्रोल क्लच लीवर लगाया जा सकता है। ये क्लच लीवर 2 हिस्सों का है और केबल के जरिए पीछे क्लच कंट्रोल करता है। दोनों प्लेट्स दबाने से रियर व्हील में ड्राइव एंगेज होने की उम्मीद है। तो चलिए ब्लो टॉर्च जलाकर टेस्ट करते हैं। क्लच एंगेज होने पर मैं पहिए घुमा सकता हूं ताकि इंजन पंप स्टार्ट हो सके। देखिए, जब मैं क्लच डिसएंगेज करता हूं तो क्या होता है। ये 800 आरपीएम से ऊपर तेजी से जाता है। तब मैं क्लच को दोबारा एंगेज कर आरपीएम कम कर सकता हूं और पहिए को भी रफ्तार तक पहुंचा सकता हूं। ब्लो टॉर्च बंद करने पर मेरा लीनियर बेयरिंग सॉल्यूशन ज्यादा स्मूथ चलता है। हॉट कैप के अंदर डाली अतिरिक्त जाली हवा को जल्दी गर्म करती है, जिससे क्लच डिसएंगेज करने पर आरपीएम काफी बढ़ जाता है। अब इसे एक इंटीग्रेटेड वाटर कूलिंग सिस्टम चाहिए, जिसके लिए मैंने पीसी स्टाइल रेडिएटर चुना है, क्योंकि ये सस्ते हैं, मेरे इंजन जैसी ही पाइप फिटिंग्स इस्तेमाल करते हैं और फ्रेम के इस हिस्से में आसानी से क्लैंप हो जाते हैं। पानी पंप करने के लिए मैंने 12 वोल्ट का छोटा पंप लिया, लेकिन वो अभी पाइप फिटिंग्स में फिट नहीं हो रहा है। लेकिन सही अडेप्टर खरीदने के बजाय मैंने पंप के ऊपर वाले हिस्से को फिर से डिजाइन करने और उसे अपने फॉर्म लैब्स फॉर्म 4 पर प्रिंट करने का फैसला किया, क्योंकि इससे मुझे पंप के ऊपर एक छोटा सा रिजर्वायर बनाने की सुविधा मिलती है, जिससे सिस्टम को भरना आसान हो जाता है। पाइप फिटिंग्स को बिना अडेप्टर सीधे थ्रेड किया जा सकता है। बाइक के फ्रेम पर लगाने पर इन फिटिंग्स के बने कोन ट्यूबिंग को इंजन और रेडिएटर की ओर ले जाने में ज्यादा उपयुक्त होते हैं। मैं फनल और ट्यूबिंग से सिस्टम में पानी भर सकता हूँ। ये पंप 12 वोल्ट के लिए है, लेकिन जब वोल्टेज 12 वोल्ट तक बढ़ाता हूँ तो इसमें कैविटेशन होने लगती है और अक्षम हो जाता है, और ये लगभग 3.5 से 4 वोल्ट पर सबसे अच्छा चलता है, जो एकदम सही है क्योंकि मैं पूरे सिस्टम को एक ही लिथियम आयन सेल से चला सकता हूँ। ये सिर्फ 2 वॉट पावर लेता है। अब समय है कि हम इस बाइक को टेस्ट राइड पे ले जाएं। बस बाइक के गर्म होने का इंतजार कर रहा हूँ।
ठीक है, जब तक ये और गर्म हो रही है मैं इसे थोड़ा चला लेता हूँ क्योंकि मुझे चिंता है कि जब इस पर हवा नहीं लगेगी तो रेडिएटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। मैं बताता हूँ, ये मेरे पैरों को भी गर्म कर रही है और अच्छा लग रहा है। ये वैसे ही है जैसे बाइक पर हीटेड सीट हो। ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं मिला। ओह, अब ये चल रही है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ हवा रोकने वाली कोई शील्ड लगानी चाहिए क्योंकि आगे से ये उतना गर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने एक बहुत ही जुगाड़ू विंड ब्रेक बनाया है। उम्मीद है अब ये गर्म होगा। ओह, मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया। इसमें थोड़ी ताकत है, मैं थोड़ा सा महसूस कर सकता हूँ, बस बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 वॉट होगी। एक बात है, ये काफ़ी देर से चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि ये शायद तेज़ स्पीड पर बेहतर चलेगा क्योंकि अतिरिक्त एयर फ्लो रेडिएटर और इंजन के ठंडे हिस्से को ठंडा करने में मदद करेगा, जिससे तापमान में ज़्यादा अंतर बनेगा और शायद इंजन को ज़्यादा उपयुक्त आरपीएम पर चलने की अनुमति भी मिलेगी। तो मैंने पैडल मारकर स्पीड बढ़ाई और क्लच को एंगेज किया। ये पैडल से नहीं चल रहा है। क्या तुमने स्टर्लिंग इंजन का पावर प्लग देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपका दिन अच्छा रहे। आपका भी। ये आखिर है क्या? ये निश्चित रूप से तेज गति पर बेहतर चलता है। मुझे नहीं पता कि ये पावर बैंड पर पहुंचता है या फिर ये किसी ऐसे आरपीएम पर पहुंचता है जहां इसकी दक्षता सबसे अच्छी होती है, या फिर वाटर कूलिंग तेज गति पर बस बेहतर काम करती है। ये अभी भी इतना काफी नहीं है कि एक स्थिर गति बनाए रख सके, लेकिन ये करीब है, ये बहुत करीब है। सही है, तो अब सैम की बारी है स्टर्लिंग बाइक पर। देखना दिलचस्प होगा सैम को ये बाइक कैसी लगती है, क्योंकि उसका वजन मुझसे करीब 20 किलो कम है। तो इंजन से मिलने वाली छोटी सी मदद उसे मुझसे थोड़ी ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। तो वजन कम होने से इंजन बहुत हल्का सा बूस्ट दे पाता है, लेकिन जब सैम इसे तेज रफ्तार पर चलाएगा तो ये कैसा चलेगा? ओ, ये सच में मुझे आगे बढ़ा रहा है। इसकी आवाज़ कितनी कमाल की है।
इंजन बहुत कम पावर असिस्ट देता है, लेकिन ये मुझे किसी भी चढ़ाई पर ऊपर नहीं चढ़ा पाएगा। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि थोड़े बदलावों से इंजन यहाँ से It's actually running. यहाँ तक पहुँचा। मुझे लगता है कि इंजन में हीट ट्रांसफर बढ़ाने से ये तेज घूमेगा, जिससे बेहतर पुली अनुपात, ज़्यादा टॉर्क और संभवतः स्थिर क्रूज स्पीड मिलेगी। लेकिन फिलहाल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।